नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार कुमावत आपका इस YouTube वीडियो चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक एवं अर्धन्यायिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन के आधार की सिफारिशें करता है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था इसलिए है क्योंकि इसके गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अर्थात इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। साथ ही यह एक अर्धन्यायिक संस्था भी है। अर्धन्यायिक संस्था वित्त आयोग को इसलिए कहा जाता है कि ये जो विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच जो वित्तीय मामले होते हैं उनमें न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है, इसलिए इसे अर्धन्यायिक संस्थान भी कहा जाता है। वित्त आयोग की हम बात करें तो भारतीय संविधान में दो वित्त आयोगों का उल्लेख है, एक केंद्रीय वित्त आयोग और दूसरा राज्य वित्त आयोग। केंद्र सरकार संघ लेवल पर केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य लेवल पर राज्य वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की शुरुआत से ही किया गया है, जब से संविधान बना। और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है वो वर्ष 1993 से किया गया, जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243(1) में जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय वित्त आयोग की। सबसे पहले केंद्रीय वित्त आयोग का गठन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन तथा केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली सहायता एवं अनुदानों के संबंध में सिफारिश करता है। तो दोस्तों, यहां से जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर आएगा राष्ट्रपति द्वारा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन वित्त आयोग का कार्यकाल अनिश्चित होता है। किसी भी वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। वो जो सिफारिशें देता है उन सिफारिशों के लागू होने की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, वो भी फिक्स नहीं है। उसमें कमी भी की जा सकती है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के गठन से लेकर के उसके द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुति तक का होता है, जो कि अनिश्चित होता है। तो दोस्तों, कहीं भी वित्त आयोग के कार्यकाल का जो आंसर है वो 5 वर्ष नहीं आएगा, अनिश्चित आएगा। उसके द्वारा दी गई सिफारिशों के लागू होने की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन को लेकर के सिफारिशें देना और साथ ही जो है सहायता एवं अनुदान राशि के निर्धारण के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना जो है केंद्रीय वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य है या कार्य है। छोटा सा परिचय हम यहाँ राज्य वित्त आयोग का भी देंगे कि वर्ष 1993 से सभी राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यों में है तो राज्यपाल उसका गठन करेगा। अनुच्छेद 243(1) और किस वर्ष से? 1993 से, जिस वर्ष 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसलिए किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के धन के आवंटन की व्यवस्था की जा सके। तो राज्य वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य राज्य की संचित निधि से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन के संबंध में सिफारिश करना है। बात करें हम वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की,
केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, सेम ऐसे ही राज्य वित्त आयोग में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो है केंद्रीय वित्त आयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में जो है 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं एवं 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक अध्यक्ष है और बाकी के जो 4 हैं वो सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है कि वो फुल टाइम जो है एज ए मेंबर काम करेंगे वित्त आयोग में, और अंशकालिक का मतलब होता है पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम एज ए मेंबर उसमें वर्किंग करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसे सार्वजनिक मामलों के व्यापक अनुभव हो, जिसको सार्वजनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो एक सदस्य ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वो रखता हो। दूसरे सदस्य एक ऐसा सदस्य होगा जो शासन प्रबंध और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव रखता हो। एक सदस्य सरकार और वित्त खातों का विशेष ज्ञान रखने वाला होता है, और एक जो सदस्य होता है वो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होता है, अर्थात इकोनॉमिस्ट होता है। दोस्तों, ये थी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं। ये अध्यक्ष जो होगा वो सार्वजनिक मामलों के व्यापक अनुभव वाला होगा। सदस्यों की बात करें तो एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होगा, एक शासन और वित्तीय प्रबंध मामलों का विशेषज्ञ होगा, एक सरकार के वित्त और खातों का विशेषज्ञ होगा, एक अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होगा। 15वें वित्त आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नंद किशोर सिंह जी, और सदस्यों की हम बात करें तो जब इसका गठन किया गया था तो इसके 4 सदस्य थे, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक कुमार लाहिड़ी, प्रोफेसर रमेश चंद्र, और एक सदस्य थे शक्तिकांत दास। लेकिन जैसे ही शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया तो उन्होंने 15वें वित्त आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह सदस्य बनाया गया अजय नारायण झा को। तो अब जो वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसमें 4 सदस्य हैं, अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक कुमार लाहिड़ी और प्रोफेसर रमेश चंद्र, और अरविंद मेहता जो है इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इसमें अशोक कुमार लाहिड़ी जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। तो ये है हमारा 15वां वित्त आयोग। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की। वित्त आयोग का सबसे पहला कार्य है जो उसका उद्देश्य ही है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन का आधार तय करना, कि जो विभाजित करों की राशि जो केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट की जाती है उनको राज्यों के बीच जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो विभाजन होगा वो किस आधार पर तय होगा, इस आधार का जो निश्चित है वो वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नंबर 2, अनुदान राशि का निर्धारण करना। केंद्र सरकार द्वारा तो विभिन्न राज्यों को जो अनुदान राशि दी जाती है उस अनुदान राशि का निर्धारण करना भी वित्त आयोग का कार्य है। नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को जारी रखने संबंधी सिफारिशें करना। जो भी केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके आपस के जो भी वित्तीय संबंध है, जो अनुदान संबंधी है, राजस्व विभाजन संबंधी है, या अन्य जो ऋणों से संबंधित है, या फिर स्पेशल ग्रांट्स, इन सब के संबंध में भी सिफारिशें करना वित्त आयोग का कार्य है। चौथा कार्य है इसका राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित वित्तीय विषयों पर राय और सलाह देना, कि राष्ट्रपति को किसी भी वित्तीय विषय पर यदि एडवाइस की जरूरत होती है, यदि उन्हें किसी सलाह या परामर्श की आवश्यकता होती है तो वित्त आयोग को निर्देशित कर सकता है कि इस विषय पर जो है आप अपनी रिपोर्ट या अपनी सलाह जो है मुझे प्रस्तुत करें। तो ये जो है 4 प्रमुख कार्य हैं जो केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में अब तक गठित वित्त आयोगों की।
तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो है कुल 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। कितने? 15। पहला वित्त आयोग जो गठित हुआ था वो हुआ था 1951 में। ध्यान देना दोस्तों, गठन और उसकी अवधि में फर्क होता है। गठन उसका 1951 में हुआ और रिपोर्ट प्रस्तुति जो है वो 1952 में उसने अपनी की, और उसकी सिफारिश जो अवधि थी वो थी 1952 से 1957। और उस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जहां से केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है कि वो उस रिपोर्ट के समस्त पहलुओं को स्वीकार करती है या अस्वीकार भी कर सकती है। लेकिन सामान्यतः जो है वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जो अब तक का अनुभव रहा है। दूसरे वित्त आयोग का गठन 1956 में किया गया। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1957 से लेकर के 1962 तक जो है इसकी सिफारिश अवधि लागू रही। और कस्तूरी रंगा के संथानम जो है इसके अध्यक्ष थे। तीसरे वित्त आयोग का गठन जो है 1960 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की, और इसकी जो सिफारिशें थी वो मात्र 4 वर्ष 1962 से लेकर के 1966 तक लागू रही, और इसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार चंदा। चौथे वित्त आयोग का गठन 1964 में किया गया। 1965 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसकी अवधि रही 66 से 69, और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि 1966 की किसी भी वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स 5 साल नहीं होता है। उसकी सिफारिशों की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है, सामान्यतः फिक्स नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरे वित्त आयोग की जो सिफारिश अवधि है वो सिर्फ 4 साल रही, और जो है चौथा वित्त आयोग है उसकी सिफारिश अवधि सिर्फ 3 वर्ष रही। तो ये पूर्णतः राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वो जो है 5 वर्ष के लिए सामान्यतः वित्त आयोग का गठन करता है, लेकिन उससे समय पूर्व भी वो जो है उसे आवश्यकता होने पर वो पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है या फिर बाद में भी कर सकता है। पांचवें वित्त आयोग का गठन 1968 में किया गया। 1969 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। 1969 से 74 इसकी सिफारिश अवधि रही, और महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। छठे वित्त आयोग की हम बात करें तो 1972 में गठन किया गया। 73 में रिपोर्ट सबमिशन किया, और 74 से 79 तक जो है इसकी सिफारिशें लागू रही। इसके अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। सातवें वित्त आयोग की हम बात करें, 77 में इसका गठन किया गया। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1979 से 1984 तक इसकी सिफारिश अवधि लागू रही, और इसके अध्यक्ष थे जेम्स एलेट, जो कि पूर्व जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। आठवां वित्त आयोग 1982 में गठन किया गया। 1984 में रिपोर्ट सबमिशन किया, और 1984 से लेकर के 1989 तक इनकी सिफारिशें लागू रही, और इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. चाहवान। नौवें वित्त आयोग का गठन 1987 में किया गया, और जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1989 में, और इसकी सिफारिशें अवधि जो है 1989 से लेकर के 1995 तक लागू रही, और इसके अध्यक्ष थे NKP साल्वे। नौवां वित्त आयोग एक मात्र ऐसा वित्त आयोग है जिसकी सिफारिशें 6 वर्ष के लिए लागू रही। बाकी किसी भी वित्त आयोग की आज तक जो है 5 वर्ष से अधिक समय तक सिफारिशें लागू नहीं की गई। 10वां वित्त आयोग 1992 में इसका गठन किया गया। 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और 95 से 2000 तक इसकी सिफारिशें अवधि लागू रही, और केसी पंत जो है इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ भी बता दूं, राष्ट्रपति द्वारा जो है 10वें वित्त आयोग को जो है पंचायती राज संस्थाओं को धन आवंटन के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा था। 11वें वित्त आयोग की हम बात करें तो 1998 में इसका गठन किया गया। 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और 2002 से 2005 तक जो है इसकी सिफारिशें लागू रही, और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर AM खुसरो। 12वें वित्त आयोग की बात करें तो 2003 में गठन किया गया। 2004 में रिपोर्ट सबमिशन हुआ,
2005 से 2010 तक इसकी सिफारिशें लागू रही और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। 13वें वित्त आयोग की बात करें, 2007 में गठन किया गया, 2009 में रिपोर्ट सबमिशन हुआ और 2002 से 2015 तक इसकी सिफारिशें लागू रही और अध्यक्ष थे विजय एल केलकर। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो 2013 में गठन हुआ, 2014 में रिपोर्ट सबमिशन हुआ और 2015 से 2020 तक इसकी सिफारिशें लागू रही। अर्थात 31 मार्च 2020 तक जो सिफारिशें अवधि लागू थी वो 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें थी और जिसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, ये भी पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। दोस्तों हम बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया 27 नवंबर 2017 को और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 5 दिसंबर 2019 को। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं दोस्तों कि इन्होंने ये जो रिपोर्ट सबमिट की है जो 5 दिसंबर 2019 को, इस रिपोर्ट में सिर्फ इन्होंने एक वित्तीय वर्ष के लिए ही सिफारिशें की हैं। बाकी के जो वर्षों के लिए जो सिफारिशें हैं इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत अभी तक नहीं की है। जो ये रिपोर्ट सबमिशन की जो डेट है वो 30 अक्टूबर 2020 है और इनकी जो सिफारिशें लागू रहेंगी वो 2020 से 2025 तक रहेंगी। लेकिन अभी तक इन्होंने जो सिफारिशें की हैं वो सिर्फ एक वर्ष के लिए की हैं, क्योंकि जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जो है इनका थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड बढ़ गया, क्योंकि उस पर भी अब इनको सिफारिशें देनी होगी। तो इन्होंने सिर्फ अभी एक वर्ष के लिए जो है अपनी सिफारिशें दी हैं। बाकी के अन्य सिफारिशें जो है 4 वर्षों के लिए वो ये 30 अक्टूबर 2020 को जो है राष्ट्रपति महोदय को सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या सिफारिशें आएंगी उसकी चर्चा हम उस समय वीडियो के द्वारा आपके साथ साझा करेंगे। इसके अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। तो ये थे दोस्तों अब तक के 15वें वित्त आयोग। टोटल 15 वित्त आयोग गठन किया जा चुका है। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को। सिफारिश अवधि जो है वो 2020 से लेकर के 2025 15वें वित्त आयोग की, और पहले वित्त आयोग की सिफारिश अवधि है 1952 से 1957। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर से अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। लेकिन पिछले कुछ पेपर पैटर्न को हम देखें तो उससे ये हुआ है कि सीधा किसी भी अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा जाता है। 4 अध्यक्ष और 4 वित्त आयोगों के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो है किस आयोग का अध्यक्ष रहा। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। पहले का जो है केसी नियोगी। इसके बाद हम बात करें जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है वित्त आयोग की सिफारिशों से, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि अमुक वित्त आयोग द्वारा कुल केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सा देने की अनुशंसा की गई है। तो हम बात करें पिछले 6 वित्त आयोगों की कि विभिन्न वित्त आयोगों के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सों की अनुशंसा। तो यहाँ मैंने 10वें वित्त आयोग से लिया है, क्योंकि 10वें वित्त आयोग के बाद ही जो है ये तय किया गया था कि केंद्रीय करों का जो विभाजित करों का जो पुल है उससे राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। इसका फिक्सेशन है वो 10वें वित्त आयोग ने एक अल्टरनेटिव स्कीम के तहत दिया गया था, जिसे बाद में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। उससे पहले जो था विभिन्न करों को जो बांटने का जो फॉर्मूला था वो अलग अलग हुआ करता था। जैसे आयकर का विभाजन है तो उसमें 10%, 20%, 80%, ऐसे अलग अलग फॉर्मूला था। केंद्रीय वित्त आयोग के लिए भी यही केंद्रीय उत्पाद शुल्क का डिवाइडेशन अलग फॉर्मूले से होता था। बाद में जो है 10वें वित्त आयोग ने ये अपनी अनुशंसा में कहा कि इन सबको हटा करके जो केंद्रीय करों से प्राप्त कुल राजस्व जो है, निवल शुद्ध जो राजस्व है, उसमें एक हिस्सा फिक्स कर दें कि वो राज्यों को इतना प्रतिशत बांटा जाएगा, जिसके विभिन्न आधार होंगे। तो 10वें वित्त आयोग ने जो केंद्रीय करों के कुल राजस्व में जो राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया था वो 29% किया था। फिर उसी पे 11वें वित्त आयोग ने जो है 29.5% किया, अर्थात 0.5% की 11वें वित्त आयोग ने बढ़ोतरी की थी। 12वें वित्त आयोग ने जो है उसमें 1% की बढ़ोतरी के साथ में जो है उसे बढ़ा करके 30.5% कर दिया गया। 13वें वित्त आयोग ने जो है उसमें 1.5% की वृद्धि की और बढ़ा करके जो है 32% हिस्सा जो है राज्यों का तय किया था। 14वें वित्त आयोग ने जो है केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों में अभूतपूर्व वृद्धि की
और 10% की बढ़ोतरी के साथ उसे बढ़ा करके कर दिया 42%। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली जो राजस्थान सरकार की कॉलेज व्याख्याता भर्ती थी उसमें पूछा गया था कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के कुल कितने प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा की है, तो 42%। अब तक की जो सर्वाधिक वृद्धि की है वो 14वें वित्त आयोग ने की, 10% उसे बढ़ाया था, 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने जो एक वर्ष के लिए जो अनुशंसा की है उसमें 41% हिस्सा राज्यों को देने की अनुशंसा की है, अर्थात 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग ने 1% की कमी की है। ये कमी इसलिए की गई है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्यों में प्रदेशों में विभाजित करने से जो है केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, तो उस अतिरिक्त धन की पूर्ति करने के लिए राज्यों के हिस्सों का 1% जो भार है वो कम कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, वही मिलान वाला जब क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस वित्त आयोग ने कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देने की अनुशंसा की है। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, 10वें वित्त आयोग ने 29%, 11वें वित्त आयोग ने 29.5%, 12वें वित्त आयोग ने 30.5%, 13वें वित्त आयोग ने 32%, 14वें वित्त आयोग ने 42% और 15वें वित्त आयोग ने 41% की अनुशंसा की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ये जो हिस्सा दिया जाता है, जो 14वें वित्त आयोग ने 42% हिस्सा तय किया था, 15वें वित्त आयोग ने एक वर्ष के लिए भी 41% हिस्से की अनुशंसा की है, तो ये जो हिस्सा बांटा जाता है राज्यों में उनका आधार क्या होता है, उन आधारों की भी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो जो 10वें वित्त आयोग ने 29% की बात की थी उसमें उन्होंने जो है 20% वेटेज जनसंख्या को दिया, 60% प्रति व्यक्ति आय को, समायोजित क्षेत्र के आधार पर 5%, संरचना सूचकांक के आधार पर 5%, कर प्रयासों के आधार पर 10%। इस प्रकार से कुल 100% भारांश उन्होंने दिया। 11वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को 10%, इन्होंने क्षेत्रफल को वेटेज दिया और क्षेत्रफल को इन्होंने 7.5% भारांश दिया, प्रति व्यक्ति आय से विचलन को 62.5%, संरचना सूचकांक को 7.5%, कर प्रयासों के आधार पर 5% और राजकोषीय अनुशासन को पहली बार जो है 11वें वित्त आयोग में सम्मिलित किया गया एक आधार के रूप में और उसे भारांश दिया गया 7.5%। तो 11वें वित्त आयोग ने 10वें वित्त आयोग की तुलना में जो है 2 नए भारांश को आधार को शामिल किया, एक क्षेत्रफल को और एक जो है राजकोषीय अनुशासन को, और जो है सामाजिक क्षेत्र के आधार को इन्होंने समाप्त कर दिया। 12वें वित्त आयोग की बात करें तो जनसंख्या को इन्होंने बढ़ा करके 25% कर दिया, क्षेत्रफल को भी इन्होंने बढ़ा करके 10% कर दिया, प्रति व्यक्ति आय से विचलन को इन्होंने घटा करके 25% कर दिया और कर प्रयासों को इन्होंने 7.5% और राजकोषीय अनुशासन को 7.5%। 13वें वित्त आयोग की बात करें तो जनसंख्या को समान इन्होंने रखा 25%, क्षेत्रफल को भी समान रखा 10%, लेकिन प्रति व्यक्ति आय से विचलन के आधार को इन्होंने समाप्त कर दिया और उसकी जगह इन्होंने आधार यूज किया राजकोषीय क्षमता अंतराल, जिसको इन्होंने भारांश दिया 47.5% और राजकोषीय अनुशासन को इन्होंने भारांश दिया 17.5%। अर्थात 13वें वित्त आयोग ने जो राजस्व विभाजन के लिए सिर्फ 4 आधारों को शामिल किया, जिसमें एक था जनसंख्या 1971 की और प्रति क्षेत्रफल को और राजकोषीय क्षमता अंतराल और जो है राजकोषीय अनुशासन। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो इन्होंने जो है जनसंख्या को कुल जो है 27.5% भारांश दिया और जिसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा। वर्ष 1971 की जनसंख्या को इन्होंने 17.5% भारांश दिया और जनसंख्या 2011 को इन्होंने 10% भारांश दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या को 14वें वित्त आयोग ने कुल कितना भारांश प्रदान किया, 10%, और जनसंख्या 1971 की कुल जनसंख्या को कितना भारांश प्रदान किया, तो 17.5%। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 14वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को कुल कितना भारांश प्रदान किया, तो उसमें आंसर आएगा 27.5%। सर क्षेत्रफल को भी इन्होंने 15%, प्रति व्यक्ति आय से विचलन को पुनः इन्होंने शामिल करके 50% भारांश दिया और एक नया जो है वनाच्छादन कि पर्यावरण को राज्यों को पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए वनाच्छादन को जो है
शामिल किया गया एज ए आधार में इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसको भारांश दिया गया 7.5%। तो दोस्तों 14वें वित्त आयोग ने जो है अपनी सिफारिशों में कुल 5 आधारों को शामिल किया। जनसंख्या 1971 और 2011 पहली बार शामिल किया गया 2011 की जनसंख्या को। क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति आय से विचलन और वनाच्छादन को भी पहली बार जो है किसी वित्त आयोग द्वारा वित्तीय आवंटन का आधार बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग की हम बात करें जो 1 वर्ष के लिए सिफारिशें दी हैं, उसमें इन्होंने 1971 की जनसंख्या को कोई भारांश नहीं दिया, सिर्फ 2011 की जनसंख्या को इन्होंने भारांश दिया है 15%। क्षेत्रफल को भी इन्होंने सेम रखा 15%। प्रति व्यक्ति आय से विचलन को इन्होंने रखा 45%। कर प्रयासों के आधार पर रखा 2.5%। वन और पारिस्थिति को भी इन्होंने शामिल रखा, वनाच्छादन के विस्तार को बढ़ाते हुए इसमें इकोलॉजी को और इंक्लूड कर दिया और उसके भारांश को बढ़ा करके 10% कर दिया। और 15वें वित्त आयोग ने भी एक नया आधार इसमें सम्मिलित किया है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन की डेमोग्राफिक उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसे भी जो है वित्तीय आवंटन का आधार बनाया गया है, जिसे कुल भारांश दिया गया है 12.5%। तो दोस्तों ये थी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कि 15% जनसंख्या को, 2011 की जनसंख्या को पहली बार जो फुल वेटेज दिया गया है, 1971 की जनसंख्या को कोई वेटेज ना दे करके। क्षेत्रफल को 15%, प्रति व्यक्ति आय से विचलन को 45%, कर प्रयासों के आधार पर 2.5% और वन और पारिस्थिति को 10% और जनसंख्याकी प्रदर्शन को 12.5%। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे, निश्चित ही वो आपको सहायता करेगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। धन्यवाद।